चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब योर क्लास 9th इज़ वेरी बेसिक फॉर योर क्लास 11th। जब आप क्लास 11th में आते हो उसके लिए ये बहुत अच्छा बेस है कि मोशन को आपको समझना पड़ेगा। अब क्लास 9th में आप जो पढ़ते हो उसको क्या बोलते हैं? नहीं था शॉर्ट का। देखो क्लास 9th में हम जो पढ़ते हैं उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। पूरा चैप्टर इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़े सॉल्व कर लेंगे हम। कुछ लिखने जैसा लगे तो लिख लेना, बाकी घर जाके वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब क्या समझना है वो इसीलिए ले रहा हूँ कि अभी लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। बुक सब साइड पर रख दो, बुक बंद कर दो। एक क्वेश्चन खाली सॉल्व कराऊंगा बीच में, वो सॉल्व करने के लिए बुक खोलना। बाकी एनसीईआरटी तो बंद करके नीचे रख दो, खाली नोटबुक बाहर रखो बस। अब एक काम है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स बेसिकली क्या होता है? कौन कौन लेट आया अभी? एक लेट आई है ना, छोकरी वो लेट आई। छोकरी वालों लेट आई तो हूँ करूँ कसम, चल माफ़ करें। देखो जो लेट आता है उसके लिए एक नियम होता है हमारे क्लास में। हाँ पहले भी लेट आई छोकरी तो शू करो, माफ़ कर भी बड़ा शू करो। अगर लड़के लेट आते हैं तो सारी लड़कियाँ उनको भैया कह के बुलाती है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना कोई लेट नहीं आए। अब इधर ध्यान दो बस। देखो लेक्चर विल बी 2 वे कम्युनिकेशन में जो भी बोलता हूँ उसका आपको आंसर देना है, रिप्लाई करना है। अमूमन आंसर क्या होगा? यस सर और यस सर, बिकॉज समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो नो सर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो 9, 10, 11, 12 पूरा एक बेस एक साथ चलता है। करना क्या लोग? सो नाम तो भूल गया। आर्यन सर मैंने भूल गया। बड़ी छोकरा जो बदी छोकरा बोलছে आर्यन मारो भाई छे। सर आप ना करो सर मारो ना करो सर। શું કરું પણ હમણાં જ મેં કીધું તો ડેમો આલવો પડે મારે, તું આવ્યો લેટ તો। જો હવે આર્યન જેને નતું બોલવું ને એને આમ કરીને બોલ્યો હશે, એટલે ગભરીશ ના। अपनी बहन तोड़ भी है, श्राप टूटी है, वो करो श्राप टूटी है। चलो इधर ध्यान दो। इन योर क्लास 9, 10, 11, 12 वी ऑल स्टडी अबाउट मोशन। कि सारी तरीके का मोशन आता है। सबसे पहले कोई पार्टिकल चलता है तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर जब मैं बोलता हूँ तो साउंड आप तक पहुँचता है, तो साउंड का वाइब्रेशन आप तक पहुँचता है तो उसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। साउंड का भी एक चैप्टर है। फिर इलेक्ट्रॉन किसी वायर में चलता है तो उसे बोलते हैं करंट। तो ऐसे जो भी हम पढ़ेंगे 9 से लेकर 12 तक 4 साल का आपका एक पूरा एक कंटेंट होता है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान के चलो तो 9th सीधा 11th से कनेक्टेड है, 10th सीधा 12th से कनेक्टेड है। तो जब 9th में जो पढ़ रहे हो सेम चैप्टर 11th में आएंगे पर मोर प्रिसाइजली, जो 10th में पढ़ रहे हो 12th में आएंगे पर मोर प्रिसाइजली। तो 9, 10 के NTST के पर्सपेक्टिव से, बेसिकली मैं 11, 12 में JEE नीट पढ़ाता हूँ, तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा आपको अप्रोच रहेगा। NTST करके एक एग्ज़ाम होता था, किसी को आइडिया है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ओलंपियाड भी बोलते हैं उसको। पर 2-3 साल से अभी वो कोविड की वजह से बंद हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है। वो प्राइवेट ओलंपियाड्स होती हैं जो कोई भी कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, यश चौहान ओलंपियाड कल सबको दे दो 200 रुपये लेके, वो गलत है। गवर्नमेंट ओलंपियाड, उसकी वेबसाइट होती है NSO की, नेशनल साइंस ओलंपियाड्स, या फिर NTST की खुद की वेबसाइट है, वहाँ जाकर रजिस्टर करना होता है। बाकी प्राइवेट एग्जाम्स का कुछ मतलब नहीं होता है। तो प्राइवेट एग्जाम्स में गवर्नमेंट एग्जाम 2 साल से होती है। अगर वो पास करते हो तो लाइफ लॉन्ग आपकी सर्टिफिकेट पे लिखा होता है NTST स्कॉलर, और लाइफ लॉन्ग आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब तक आप पढ़ते हो तब तक। 9th में जैसे ही एग्ज़ाम पास करी तो हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट होता है। अमाउंट का कुछ वैल्यू नहीं है, पर जो एग्ज़ाम आपने क्लियर करी उससे कॉन्फिडेंस आता है कि फ्यूचर में आप अच्छी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओगे। कोई डांस करेगी?
नहीं, वो पंखे की वजह से थोड़ा फैन थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, चलेगा? ओके चल, तो मैकेनिक्स वापस टॉपिक पे आते हैं। अब मैकेनिक्स में क्या है? मैकेनिक्स का मतलब होता है, किसी को आइडिया है व्हाट इज मैकेनिक्स? अब मैकेनिक्स देखो, फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जर्मन लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। ये आपने पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। क्या होता है? मतलब मोशन को पढ़ना, विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मोशन किसी भी टाइप का हो सकता है, लीनियर मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई चीज़ रोड पे सीधा सीधा चल रही है तो 1 डायमेंशनल मोशन, कोई कीड़ा दीवार पे चल रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन, कोई वो बटरफ्लाई उड़ रही है ऐसे तो 3 डायमेंशनल मोशन, चेंजिंग 3 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे किसी भी मोशन को पढ़ना, इट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ मोशन। तो हाउ बन थिंग? यानी पाए बीजी कोई स्कीम है नहीं, लोगों अगड़ी जैसे पाक घर में। इधर ध्यान दो। तो मैकेनिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एक को बोलते हैं डायनामिक्स। कौन अथवा अरे 2 कब पढ़ा 9th के क्लास में? तू सीबीएसई में ना? हाँ सीबीएसई એટલે मैं कहूँ 9th में पाछो नहीं टाइम। अब देखो इधर ध्यान दो, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो कि भाई स्टडी ऑफ मोशन, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, इसी के 2 पार्ट है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ मोशन बट विदाउट कॉज। ये सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ऐसा पागल मत बन जाओ। इसका मतलब होता है विथ कॉज। ये पूरा सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे आपका 9th क्लास आगे बढ़ेगा। तो मैकेनिक्स के अंदर होता है आपका चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कॉल्ड मोशन। इसमें हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मोशन। मतलब फिजिक्स जब पढ़ते हैं, जब किसी इंसान के बारे में पढ़ते हैं, कोई क्राइम पेट्रोल देखा है किसी ने? तो क्राइम पेट्रोल में जब क्राइम होता है और किसी ने उसको देख लिया, उसको क्या बोलते हैं? आई विटनेस। अब जब आई विटनेस उसको देख लेता है क्राइम होते हुए, तो सिचुएशन क्या होती है? किसी स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं और हम उसको बताते हैं कि भाई उसकी आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे। तो दिस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। तो सिमिलरली फिजिक्स की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में मोशन हुआ ऐसा ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो कि जब किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, कुछ वेलोसिटी रही होगी, कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। तो दीज आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। तो मोशन मतलब किसी चीज़ का मोशन हो चुका है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। मतलब वो कैसे हुआ, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। तो वो हुआ काइनेमेटिक्स। इन चैप्टर नंबर 9 न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वी डिस्कस अबाउट कॉज, कि जो मोशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? तो कि भाई सम काइंड ऑफ फोर्स की वजह से। वो फोर्स कोई भी हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। एनी काइंड ऑफ मोशन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस फॉर्मूला। अगर ये आर्यन को इस बारी में से बाहर छोड़ देंगे तो वो नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? नीचे गिरेगा। ऐसे नीचे जाएगा और ऐसे ऊपर जाएगा, तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। बच गया तो पैर टूटेगा। तो एक्चुअली ये हुआ क्या? उसका मोशन हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेविटी ने उसको नीचे बुलाया। तो Fe = mg, सॉरी Fg, इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा चैप्टर नंबर 9 में जाएगा, टाइप्स ऑफ फोर्स। जीवन में शांति रहा। तो इतना फोर्स अर्थ ने उसके ऊपर लगाया होगा, यहाँ से आपको जी मिलता है 9.8। ग्रेविटेशन चल गया सबका? ओके, कोई वांधो नहीं, ना जो नहीं शर्म आएगी ना जो। देखो, तो ग्रेविटेशन जब लगता है तो अर्थ में से कोई हाथ तो बाहर निकल के नहीं आया कि आयन को खींचने के लिए। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इनविजिबल फोर्स है, दिखता नहीं है पर होता है। तो Fg = mg, मतलब एनी काइंड ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। मतलब किसी मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को मैं रिपेल करवाता हूँ
वो भी एक मोशन ही है। तो वो मोशन किसकी वजह से हुआ? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मोशन हुआ। तो एफ एम इज इक्वल टू एम ए। तो इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट पर रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका मोशन हुआ। दिस मास हैव सम एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि एक नॉर्थ से दूसरे नॉर्थ को रिपेल कराऊंगा तो ये आगे चलेगा। तो जब ये आगे चलेगा तो वो मोशन हुआ, मतलब मास विल गेन सम एक्सेलरेशन। तो वही फॉर्मूला उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ये सबसे पहला पढ़ा कॉस की मोशन हुआ, सॉरी विदाउट कॉस की मोशन हुआ तो उसको कैसे बताएंगे। अब हो चुका है तो किसकी वजह से हुआ है, सिंपल लॉजिकली सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसके बाद कौन सा फोर्स होता है? वो ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, वो भी फोर्स इसी में आता है डायनामिक्स पार्ट के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका शायद वर्क पावर होगा, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क एनर्जी क्या होगी? तो क्या ये मोशन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो कुछ एनर्जी आपने लगाई होगी। तो जितनी एनर्जी आप खर्च करोगे उतना ही काम होगा, जितना काम आपने किया होगा उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी। समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब कुछ मतलब ये पूरे 4 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो आपका काइनेमेटिक्स कहाँ पे आता है? चैप्टर नंबर 8 में, वेयर वी आर स्टडिंग मोशन बट विदाउट कॉस। विथ कॉस जब पढ़ेंगे तो 9, 10 एंड 11। सिंपल। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन है कि हम मोशन क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है पढ़ना। बिकॉज यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि डे टू डे लाइफ में जब कोई चीज़ चलती है तो उसका मोशन कैसे हो रहा है। असल में ऐसा बोला जाता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन मोशन, कि हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ मोशन में है, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन मूविंग है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻55 मीटर्स, मतलब एक एटम की रेडियस से यूनिवर्स की रेडियस तक सब कुछ फिजिक्स के अंदर आता है और सब कुछ मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? बट कोई चीज़ मोशन कर रही है ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, मतलब ब्लड फ्लोइंग थ्रू आवर वेन्स, सन के आसपास अर्थ का मोशन होना, बाहर कार चल रही है उसका मोशन होना। विथ रिस्पेक्ट टू अस द कार इज इन मोशन, बट व्हेन आई एम सिटिंग इन द कार आई एम एट रेस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिकली क्या होता है, 2 चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक होती है कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। किसी को आइडिया है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल? एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज्जत ना खड़ा होगा, खबर है से कोई नहीं खबर, कोई बात नहीं। चलो, कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या होता है? व्हेन वी स्टडी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरी मैसिव साइज, सपोज मैं आपको बोलूँ कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पर मैं आपको बोलूँ कि मेरी हाइट इन्फिनिटी है या मेरी ये उंगली इन्फिनिटी है, तो कौन सच मानेगा उसको? कोई तो सपोर्ट करो, कौन सच मानेगा इस बात को? साइंस में क्या है, एवरीथिंग इज इन रिलेटिव टर्म्स। हम सब कुछ रिलेटिवली बात करते हैं कि मैं रेस्ट पे हूँ, मेरे रिस्पेक्ट टू वो कार चल रही है। तो आई एम ऑब्जर्विंग द कार फ्रॉम ग्राउंड, तो मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं उसको स्पीड में मान रहा हूँ। पर जो 2 लोग कार में बैठे हुए हैं वो तो एक दूसरे को रेस्ट पे ही पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट इज़ द डिफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या होता है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स, सपोज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सपोज एक बड़ौदा है और एक अहमदाबाद है। अब अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस सबको पता है कितना है? 100 किलोमीटर्स। आप कोई कार में चल रहे हो तो कार की लेंथ कितनी होती है? 4 मीटर्स या 5 मीटर्स। तो चलो आपके पास 4 मीटर की कार है, तो उसका रेडियस निकालो तो क्या आएगा? 2 मीटर्स, बराबर। अब 100 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स? 100 इंटू 10⁻², 1 किलोमीटर के 1000 मीटर्स, तो इसके 100,000 मीटर्स हो जाएंगे, मतलब 1,00,000 मीटर्स होगा। तो 1,00,000 मीटर्स इज डबल ग्रेटर देन 2 मीटर्स। इसमें कोई डाउट किसी को? दैट्स वाई हमारी कार के रिस्पेक्ट टू अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस इन्फिनिटी माना जाता है। मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी उंगली इन्फिनिटी है, किसके रिस्पेक्ट टू? किसी अमीबा के रिस्पेक्ट टू मेरी उंगली कैसी है? इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है?
दैट्स हाउ फिजिक्स एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है कि किसी के रिस्पेक्ट टू वो चीज़ इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है? तो व्हेन टू डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज एंड द पार्टिकल्स मूविंग बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल। जैसे गूगल मैप्स में हमारी कार एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखती है, पर क्या असल में पॉइंट साइज है? नहीं है। पर वो कार जो है पूरी, उसको रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट, कि पूरी कार का जो मोशन हुआ फ्रॉम बड़ौदा से अहमदाबाद का, वो एक पॉइंट ने बताया हमको। तो मोशन को समझने के लिए पॉइंट मानना इजी रहता है। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन मोशन इजीली। तो कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर टू मैसिव, मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल से भी डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल उसकी रेडियस से बहुत बड़ी हो जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो उस पार्टिकल की रेडियस से बहुत बड़ी हो जाए, तब हम उस पार्टिकल को कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझना होता है कि सपोज ये बॉटल है, ये मेरे हाथ से गिर जाएगी, तो इसके मोशन को बताने के लिए मैं इस बॉटल को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ये बॉटल घूम भी रही है और गिर भी रही है, तो इसमें दो मोशन है, रोटेशन भी है और लीनियर भी है, तो इसको पॉइंट साइज से नहीं बताया जा सकता। पर इसी बॉटल को अगर प्लेन से छोड़ दिया जाए ऐसे सीधी, तो उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है, मतलब 5 बॉटल्स है इतना डिस्टेंस है, या 10 बॉटल जितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज नॉट डबल ग्रेटर देन द रेडियस। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसिडर दिस पार्टिकल इन दिस सिचुएशन। इसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। बट जब डिस्टेंस इस बिल्डिंग के ऊपर से मैं इसको फेंकूंगा, तो नीचे से देखने वाला इंसान रोटेशन नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ यही देख पाएगा कि कोई पार्टिकल सीधा गिर रहा है। समझ में आ रहा है? तो नीचे से देखने वाला कोई इंसान इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता है, पर जब मैं इसको यहीं से यहाँ फेंकता हूँ तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है कब पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते। तो मोशन को समझने के लिए ये कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल को कॉन्सेप्ट मतलब पार्टिकल कब मान सकते हैं किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट को, जब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, मतलब जहाँ से जहाँ जाना है, इज़ वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। सिंपल। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। मतलब जब आप अपने दोस्त को ट्रेन में छोड़ने जाते हो, तो आप बाहर खड़े हो और ट्रेन में आप देख रहे हो, तो उसका बैग भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, तो आप बोलोगे कि उसका बैग मोशन में है, वो अंदर बैठा बैठा बोलेगा मेरा बैग तो रेस्ट पे है। तो कौन सही है कौन गलत? दोनों सही है, बट विथ रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हमारी सराउंडिंग्स। तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। वो ट्रेन के अंदर बैठा है तो ट्रेन का जो डिब्बा है वो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। समझ में आ रहा है? तो उस डिब्बे के लिए वही बैग रेस्ट पे हो सकता है, पर बाहर से देखने वाले के लिए वही बैग कैसा हो सकता है? मोशन में। मतलब हम लोग अभी रेस्ट पे हैं, लेकिन हमको कोई स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा हो तो हम लोग मोशन में है। समझ में आ रहा है? बिकॉज पूरा अर्थ घूम रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा बड़ौदा भी घूमता होगा, बड़ौदा के साथ साथ हमारा ये कॉम्प्लेक्स भी घूमता होगा, उसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूट भी घूम रहा होगा, उसके साथ साथ ये फ्लोर घूम रहा होगा, उसके साथ साथ आपका बेंच घूम रहा होगा, उसके साथ साथ आप भी घूम रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली एवरीथिंग इज इन मोशन बट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको समझाता है कि किसी के रेफरेंस में हम मोशन या रेस्ट पे हैं। तो मोशन को समझने का तरीका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके 2 एग्जाम्पल लिख लो अपने हिसाब से, इसमें से ये 2 चीज़ लिख लो। आपकी बुक में है कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल और ये दोनों। इसके अलावा सारे क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो हमें क्या पढ़ना है कि फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ मोशन। तो खाली वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए पॉज कर देता हूँ बीच में। तो अब क्या करना है हमें? मोशन हो चुका है ऐसा कब समझ में आएगा? जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया होगा। सो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, विच इज़ कॉल्ड पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ को डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। कोई डाउट किसी को इसमें?
कि जब पार्टिकल एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है तो उसमें उसने टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया, जितना भी पाथ उसने ट्रैवल किया, मतलब टोटल पाथ कवर्ड इज सिंपली कॉल्ड एज पाथ लेंथ। ये उसका डेफिनेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब आपको समझना है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से। नाउ वी विल कॉल इट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, नशा में जो है, हाँ स्केलर, सॉरी माय बैड। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा ये મારામારી ના કરશો ભાઈ, છૂટી નહીં જોઈશું આપણે બધાને બેસીશું નીચે કરજો, મજા આવશે। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। लिखने का टाइम मिलेगा, अभी जो चल रहा है उसमें मत लिखो, जो चल रहा है एक बार अच्छे से देखो। જેટલું જોશો એટલું તમને ગમશે અને જેટલું ગમશે એટલું સારું। अब क्या है, आप लोगों को फिजिक्स पसंद है कि नहीं पसंद है, बुक में है तो करना पड़ेगा। अब ये अरेंज मैरिज हो चुका है, आपका कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसका कुछ वैल्यू होता है और डायरेक्शन मतलब इफ आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही अहमदाबाद से बड़ौदा का एग्जांपल ले लो। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गए और वापस आए तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 200। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अब मान लो, इधर ध्यान दो, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर, जाते वक्त 100 आते वक्त 100 तो टोटल 200 हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट भी वही, इनिशियल पॉइंट भी वही, तो 0 आंसर आएगा। अब गलती से सिचुएशन क्या हुई, ड्राइवर ने उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी ले ली 50 किलोमीटर तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? एक केस हमने लिया कि वो जाके वापस आया, मतलब फॉर द पाथ ए बी ए जाके वापस आया तो 200 किलोमीटर और यहाँ पे 0 आंसर। तो को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये पाथ है हमारा ए टू बी, डिस्टेंस है इसका 100 किलोमीटर। पहले पाथ लिया मैंने ए बी ए, मतलब जाके वापस आया तो डिस्टेंस आया 200 किलोमीटर, ये एग्जांपल है। और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट आया 0। कोई लॉजिकली सबको क्लियर? अब मैंने क्या किया, गलती से उसने दूसरे पाथ में वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, गलती से ड्राइवर ने गलती से उल्टी डायरेक्शन में कार ले ली। सी पॉइंट है 50 किलोमीटर दूर, तो इसके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस आएगा 50। अभी ए से सी ये खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन ए टू सी, तो ओनली 50 और वहाँ आंसर क्या आएगा? -50। मुझे जाना था बड़ौदा पर गलती से मैं कहीं और चला गया तो वो माइनस में डिस्टेंस कवर हुआ। कैसे आएगा आंसर? फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ -50। अब ये जो -50 कैसे आया? तो कि भाई मुझे जाना था एक्चुअली इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस थी, पर गलती से मैं अलग डायरेक्शन में चला गया तो ये क्या हो जाएगी? माइनस। तो फिजिक्स में प्लस और माइनस क्या दिखाता है? डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 इज ग्रेटर देन -50। मैथमेटिकली ये ट्रू है, फिजिक्स में दोनों 50 की इज्जत तो सेम ही है। समझ में आ रहा है? ये भी 50, ये भी 50, पर फर्क क्या हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तेरे को जाना था इधर, अगर यहाँ 50 जाता तो प्लस में काउंट होता, तो अपनी मंजिल से नज़दीक पहुँचता है।
पर अब तू गलत दिशा में 50 चला गया, मतलब अपनी मंजिल से और 50 किलोमीटर दूर चला गया, मतलब अब तू माइनस में है। अब तेरे को और 50 चलना पड़ेगा, तब तू 0 पे आएगा, फिर तेरी मंजिल तक पहुंचने के कोई चांसेस है। समझ में आ रहा है? इफ पाथ इज A to B, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों केस में 100, दोनों केस में प्लस, तो सबको बोलना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? दोनों केस में प्लस, दोनों केस में 100। कैसे? अब इस केस में आपको क्या समझना है कि दिस इज द केस वेयर डिस्टेंस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बारे में लिखो। क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, जब टीचर को हार्ड पेपर बनाना होता है तो पूछेंगे कि फॉर विच इंस्टेंस वी कैन कंसिडर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन से इंस्टेंस के लिए डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है? तो लिखना है फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन, when you start from one point and end your motion at another point। मतलब अहमदाबाद से आप चले बड़ौदा पहुंच गए, अब आजीवन बड़ौदा रहना है, वापस जाना ही नहीं है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब इन द वन डायमेंशनल मोशन when you start your motion from one point and end your motion to another point, in that case distance becomes displacement। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगे? तो उसका आंसर क्या लिखना है? फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशन व्हेन मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम A point and ended on B point परमानेंटली। अब वो ना तो B से आगे जा रहा है ना तो B से वापस आ रहा है, उस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। लॉजिकली सबको क्लियर हो रहा है कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? Yes, sir. सुधर सुनामचंद, हाँ, माही, क्या हम गोल 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 भरा कर सुधर। पीके गिरा का आंसर माही इंस्पायर्ड बाय पीके। ये हो गया। लॉजिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? वेक्टर क्वांटिटी में कोई डाउट किसी को? No, sir. अब एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करो, उससे आपका प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हाँ लखा मोटो पढ़ा है पार्टिकल। हाँ, फॉर विच इंस्टेंस डिस्टेंस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी को बहुत हार्ड पेपर निकालना है, परेशान करना है तो, बाकी नहीं कुछ। मतलब लॉजिकली हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है। हाँ लखो, તમારી જેવી શ્રદ્ધા, બાકી વિડીયો તો છે।
इधर ध्यान दो, ये लिख लो और खाली सवाल समझ लो, फिर मैं लिखने का टाइम देता हूँ। सवाल कैसा है कि एक रनर है जो रनिंग स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और ए से बी तक पहुंचता है। ये सर्कुलर ट्रैक है विथ रेडियस आर। एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है। ये अगर सॉल्व हो गया तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा कि वो ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है, सर्कुलर मोशन पे दौड़ रहा है वो सर्कुलर ट्रैक पे। एक बार ए से बी गया, दूसरी बार दूसरे दिन ए से सी पे गया, तीसरी बार ए से डी तक गया और चौथी बार पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाया। तो ये 4 अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर है और ये 4 बार अलग अलग मोशन कर रहा है 4 पाथ पे। तो चारों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जिसको आ गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को चॉकलेट देनी पड़ेगी। चलो सिंपल, आपको ये समझना था कि सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट किया वही पहुंचा तो 0। अब ए टू बी किसी को फाइंड करना है तो क्या करना है आर आर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा √2r। सिमिलरली तो अब ए से बी का फाइंड करो तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग, डिस्टेंस कितना आएगा पाई आर 2 पाई आर बाई 4, मतलब पूरी सरकमफेरेंस का 4th पार्ट है। तो हाफ ऑफ पाई आर विल बी द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका √2r। लॉजिकली समझ में आया डिस्प्लेसमेंट √2r कैसा है। सिमिलरली वही जो ये r, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर भेजूंगा तो रेडियस क्या होगी r। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा यहाँ से यहाँ का, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस दिस विल बी √2r, r² प्लस r² इन रूट, तो 2r² इन रूट, तो आंसर आएगा √2r। एक स्टेप गुपचाव करो, r² प्लस r² इन रूट मतलब AO² प्लस BO² इक्वल टू AB²। तो AB² इक्वल टू r² प्लस r² इन रूट, तो 2r² इन रूट, तो आंसर आएगा √2r। दैट्स हाउ A से B का डिस्टेंस मिला √2r डिस्प्लेसमेंट। AD भी वही है तो उसका भी आंसर क्या आएगा √2r। A टू C शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुआ तो r प्लस r इट विल बिकम 2r। A टू C 2 पाई r डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा पाई r। A टू D, तो A टू D का क्या हो जाएगा जो A से B का हुआ है, नहीं A से C प्लस यहाँ से यहाँ तक का, तो A से B का कितना है पाई r बाई 2 बराबर हूँ बोलो मैं। हाँ डिस्टेंस A से B का प्लस, रुको फिर से वंस मोर, सबसे पहले A से C का डिस्टेंस मुझे पता है डेट इज पाई r, और जो AB का डिस्टेंस है वही CD का होगा। तो इसको यहाँ पे ऐड कर लो पाई r बाई 2, तो 1 रुपया आधा रुपया कितना होगा 1.5 रुपया, तो 3/2 पाई r। जिसको नहीं समझ में आया वो धीरे धीरे एक बार फिर से देखो। इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करता हूँ फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक साथ करवा दी इसलिए कंफ्यूजन होगा। डिस्टेंस ये पूरा सर्कल है तो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r, तो A टू A घूम के आएगा तो 2 पाई r होगा। अब A से C तक हो जाएगा तो 2 पाई r का आधा हुआ तो 2 पाई r डिवाइड बाई 2, दैट्स वाई AC का आंसर आया पाई r। सबको समझ में आया AC और A सबको क्लियर कि A मतलब पूरा सर्कल तो 2 पाई r, AC मतलब हाफ सर्कल तो 2 पाई r बाई 2 मतलब पाई r आंसर आएगा। A से B AC का भी आधा तो पाई r का भी आधा कर दो तो A से B हो जाएगा। समझ में आ रहा है। AB के लिए 2 तरीके हैं, या तो आधी सरकमफेरेंस का आधा करो या तो पूरी सरकमफेरेंस का 4th पार्ट करो। तो पहले मैंने क्या किया पूरी सरकमफेरेंस का 4th पार्ट किया कि अगर पूरी सरकमफेरेंस ऐसी है तो ये उसका 4th पार्ट हुआ। पाई r बाई 2 भी कर सकते, तो भी आंसर वही आया सबका पाई r बाई 2। डिस्टेंस सबका क्लियर, चारों डिस्टेंस को डाउट। अब A से D में कुछ डाउट है तो वो देखते हैं। तो A से D क्या है एक्चुअली A से C,
तो ए से सी तो अभी अभी फाइंड किया विच इज पाई आर बाई 2 और हाँ पाई आर सॉरी पाई आर, और सी से डी क्या होगा जो ए से बी होगा विच इज पाई आर बाई 2। तो सी से डी पाई आर बाई 2 और ए से डी पाई आर, तो एक बार समथिंग और आधी बार समथिंग, तो 1 रुपया और आधा रुपया क्या हुआ 1.5 रुपया। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ कि 1 टाइम्स पाई आर प्लस हाफ टाइम्स पाई आर, तो 1.5 टाइम्स पाई आर। 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा 3/2। लॉजिकली समझ में आ रहा है, 1 रुपया आधा रुपया 1.5 रुपया, तो चारों का आंसर मिल गया। अब बात करो डिस्प्लेसमेंट की, तो पूरा घूम के वहीं आ गया, तो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम तो 0। एडी पूरा घूम के यहाँ आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो r प्लस आर, ये AO और ये OD, और तो ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इन रूट, पाइथागोरियन थ्योरम। तो r² प्लस r², तो 2r² का रूट करूंगा तो √2r विल बी योर आंसर। तो a से d भी √2r, a से b भी √2r, a से c का पूछा किसी ने तो r प्लस r तो हो जाएगा 2r, या फिर डायमीटर d। सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये 2 क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टेक वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो, बट डिस्टेंस कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें हमने प्लस वैल्यू भी लाके देखी, माइनस भी लाके देखी और 0 भी लाके देखी। और इसमें कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि एक कीड़ा है जो स्टेयर्स चढ़ रहा है, स्टेयर्स ऐसे हैं, ये सबको सॉल्व करना आता है। ये भी एक करा देता हूँ, इसके बाद ये लिख लो पहले अच्छे से। चलो इधर ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ऐसे स्टेयर्स है, एक कीड़ा है, एंटमैन, वी हैव एंटमैन। कौन से बस स्टॉप। હું નામ છે આનું નામ દનાઈ તું જમુક વસ્તુ બોલ્યો છે ને એ આમાં કેપ્ચર થઈ જાય, ખબર તને? આ માઇક લોંગ ડિસ્ટન્સ વાળો માઇક છે। હા, તો હમણાં એક વસ્તુ બોલ્યો ને એ મને બી હમણાં ગયું ને આમાં બી આવી ગયો છે। હવે મારે એડિટ કરવું પડશે સ્પેશિયલ, ટીટ એવું લગાવવું પડશે એમાં। એટલે વિચાર લો હું બોલ્યો હશે, બોલાય બહુ ગંદુ છે, બહુ ખરાબ છે। चलो इधर ध्यान दो। अब क्या सीखना है इस क्वेश्चन में, सिंपल पाइथागोरियन थ्योरम, ये होमवर्क में कर लेना। इधर ध्यान दो, बातें बंद, एकदम चुप। अब ये कीड़ा है एंटमैन, ये क्या कर रहा है, ये जो स्टेयर्स की साइज है मान लो ये 200 सेंटीमीटर है, 200 हाइट एंड 200 विड्थ, दोनों 200 सेंटीमीटर है। तब वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कैसे करना है बता देता हूँ। 200 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 6 बार 200 होंगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस 200 ये परपेंडिकुलर है, तो ये आप हाइपोटेनियस से मिल जाएगा 200√2। ये डायरेक्टली कैसे बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है पाइथागोरस में क्या होगा, 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 200 स्क्वायर, उसका रूट निकालूंगा तो 2 का रूट 2 और 200 स्क्वायर का रूट आएगा 200। तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ का आंसर क्या मिला 200√2। तो 200√2 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार √2 इंटू 200, तो 600√2 आंसर आएगा। ये आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का और 1200 आंसर आएगा डिस्टेंस का। सिंपल, ये घर जाके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन लिख लो खाली, ऑलमोस्ट सॉल्व करके भी बता दिए। लिख लिया सबने? यस सर।
बस बातें बंद, एकदम चुप। चलो इधर ध्यान दो। कोई छोकरी नाम सो तू शटअप वाले हैं? केटी? कृष्णा तेरे को टाइम पता है? टाइम नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई आइडिया है? अब हमें क्या सीखना है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने सीख लिया। अब ध्यान दो, इधर क्या होगा कि डिस्टेंस भी जीवन में बढ़ा तो होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले पैदा हुआ, अब थोड़ा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होगा। अब दोनों बड़े हो गए और सिचुएशन क्या हुई जो गुंडे मूवी में होती है, दोनों को प्रियंका चोपड़ा पसंद आ गई। अब दोनों में से शादी तो कोई एक ही कर पाएगा, लेकिन फिजिक्स के केस में ये अलाउड है। रियल लाइफ में मोनोगमी चल रही है तो एक इंसान से शादी कर सकता है, पर इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस ने भी टाइम से शादी कर ली और डिस्प्लेसमेंट ने भी टाइम से शादी कर ली। तब शादी कर ली, शादी के बाद कुछ बच्चे भी होंगे, तो डिस्टेंस टाइम का जो बच्चा हुआ दैट इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो बच्चा हुआ दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जीवन में कोई गलती होगी, अब क्या होगा इधर ध्यान दो, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब जीवन में ये एक वर्ड याद रखो, रेट ऑफ चेंज। जब भी मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो क्या होगा, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। तो दुनिया में रेट ऑफ चेंज कहीं पे भी दिखे, आपके दिमाग में मतलब क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज के बाद कुछ भी लिखा है, ऐसा लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो एक्स डिवाइड बाई टाइम, कि एक्स टाइम के साथ कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली वी कैन डिफाइन स्पीड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड वी कैन डिफाइन वेलोसिटी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो अब जैसा बाप वैसा बेटा, ये जो डॉटर क्वांटिटीज मिली, तो अगर डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी कैसा होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी कैसी होगी। तो लॉजिकली जो डायग्राम वहाँ पे हमने बनाए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिमिलरली आपको क्या समझना है, स्पीड और वेलोसिटी के लिए। अब इसका यूनिट बनाना है तो क्या बनेगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वी ऑल नो दैट डिस्टेंस कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो स्पीड कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वाज टेकिंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो एज अ वैल्यू, बिकॉज वो वेक्टर है, तीनों वैल्यू ले सकता है, तो वेलोसिटी भी तीनों वैल्यू ले पाएगा। कैसे? अब जब एक्टिवा लेके या कोई आप घर से आते हो या कार में कभी बैठे हो तो स्पीडोमीटर में एक स्पीड दिखती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो स्पीडोमीटर में स्पीड दिखती है। जब घर से क्लास में आए तो कुछ स्पीड दिखी 50 किलोमीटर पर आवर, क्लास से घर गए तो भी स्पीड दिखी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता आप घर से क्लास आ रहे हो, क्लास से घर आ रहे हो कि बंद लगा के कहीं और जा रहे हो, स्पीड वही दिखाएगी 50-50-50। समझ में आ रहा है? तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच विल ऑलवेज गिव यू मैग्नीट्यूड ओनली। पर जब मैं उसी केस में वेलोसिटी की बात करूँ तो घर से निकल के क्लास में आने के लिए जो वेलोसिटी है उसको वो +50 लेगा, और घर वापस जाने के लिए जो वेलोसिटी होगी वो -50 होगी। लॉजिकली समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। कब? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। अगर इसमें आगे एवरेज लिख दूंगा तो डिस्टेंस की जगह वर्ड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और इसके आगे एवरेज लिख दूंगा तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो लॉजिकली सब कुछ रिवाइज हो रहा है? कोई डाउट? सिमिलरली ऐसे ही लिखना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ पेरेंट क्वांटिटी, उनकी डॉटर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी, और उनका सिंपल डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इतना लिखोगे तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा।
डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो उसका डेफिनेशन बन जाएगा। मतलब 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सप्लेन वेलोसिटी, तो क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर उसका यूनिट लिखना है, फिर लिखना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन टेक 3 ऑफ द वैल्यूज, फिर कोई एग्जांपल लिख दो ऐसे कि ए से बी पर जाने के लिए अगर ये वेलोसिटी है तो बी से ए पर जाने के लिए माइनस हो जाएगी, तो टीचर को मार्क्स काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें थोड़ा लिखो लेकिन सब कुछ कवर होना चाहिए। जब पढ़ते हो तब सब कुछ दिमाग में एक बार बोल देना है कि दैट्स हाउ आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। हमको क्या करना है, उसका काम इजी करना है, उसको पढ़ना ना पड़े, डायरेक्टली मेन चीज़ें उसको दिख जाए, सीधा राइट दे के मार्क दे दे। ये प्रैक्टिस डालनी है बिकॉज ये आपका बेस है। 9th-10th में आपको सब सीखना है कि कैसे चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर लूँगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एवरेज अगर आगे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, अगर एवरेज स्पीड बोल दिया तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खाली फॉर्मूला में टोटल लगा देना।